अभी ऑडियो क्लियर है क्या? ठीक, ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, और केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन बताया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो क्या है डिफिनीशन रेट ऑफ रिएक्शन की? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with respect to time. Change in molar concentration of reactant or product with respect to time is called rate of reaction. और फिर मैंने बोला था कि क्योंकि ये एक रेट है तो इस वजह से ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बीइंग अ रेट, दिस वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। इसलिए मैंने बताया था कि समटाइम्स रेट के साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, वो नेगेटिव साइन उसको पॉजिटिव बनाने के लिए लगाते हैं। और ऐसा तब होता है जब हम किसी ऐसे कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में रेट को डिफाइन कर रहे हैं जो टाइम के साथ रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है। और ये किसके साथ होता है? रिएक्टेंट के साथ होता है। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है। इसलिए अगर हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और तब हम उसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं। ठीक है, या रेट ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। बट अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर रेट को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे हमें कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वहां पे हम रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। क्लियर? अब देखो बात आती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिख लो, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो वैसे तो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट मैंने बोला था कि ये सारा डिटेल जो है हम लोग +2 में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ उतना ही जानना है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन following two factors. It mainly depends upon following two factors. Number one, temperature. And number two, concentration. ठीक है, तो ये दो फैक्टर हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन मेनली डिपेंड करता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आर इज फंक्शन ऑफ, अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, कौन से दो वेरिएबल है? टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। अब देखो, अगर हम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन टर्म को देखें तो ये जो रेट एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें ये टर्म अलग अलग अपीयर होते हैं, दोनों का बेसिकली प्रोडक्ट होता है रेट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब जो रेट एक्सप्रेशन है उसका टेम्परेचर टर्म अलग होता है और कंसंट्रेशन टर्म अलग होता है, उनका प्रोडक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला टर्म है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? रेट कांस्टेंट।
टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, आप इस बात को नोट कर लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म of rate expression, temperature dependent term of rate expression is called rate constant. Temperature dependent term of rate expression is called rate constant. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म यानी कि इसको रेट कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट किया, मल्टीप्लाइड बाय, हम इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, बाकी ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए एक इक्वेशन है जिसको हम आर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं, और वो इक्वेशन वैसे +2 में डिस्कस होती है, मैं आपको बस बता देता हूँ एक्सप्रेशन कि ये जो रेट कांस्टेंट के है, दिस इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस EA बाई RT. इस इक्वेशन को बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि टेम्परेचर के साथ, ठीक है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा. ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इज गवर्न्ड बाय आर्हीनियस इक्वेशन. इससे ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बाकी अगर आपसे बोला जाए कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, तो आप बोलोगे रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है. कब, जब सारे कंसंट्रेशन टर्म यूनिटी हो. अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी मतलब रेट एक्सप्रेशन में जितने टर्म अपीयर हो रहे हैं, अगर वो सारे टर्म यूनिटी हो, क्लियर, यूनिटी का मतलब सबका कंसंट्रेशन में 1 मोलर ले लिया, तो अगर सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हमने ले लिया, तो उस सिचुएशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसी को हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे. कुछ बात समझ में आई भाई? अगर आप सारे रिएक्टेंट या सारे कंपोनेंट जिनका जो रेट एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहे हैं, अगर सबका कंसंट्रेशन आपने 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है ये क्या हो जाएगा, यूनिटी. क्लियर, और ये जब यूनिटी हो गया तो के किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तब हम बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उस कंडीशन में वही रेट कांस्टेंट. क्लियर, तो आप चाहो तो इसकी डिफिनीशन लिख सकते हो. रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसके कुछ और नाम भी है. इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं. रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. डिफिनीशन लिखो. लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction when concentration of, rate of reaction when concentration of all reactants involved, rate of reaction when concentration of all reactants involved during the reaction, all reactants involved during the reaction is taken to be unity, is taken to be unity, is called
is called rate constant or velocity constant or specific reaction rate. Is called rate constant or velocity constant or specific reaction rate. ठीक है? तो अब आप ये बोल सकते हो कि भाई रेट कांस्टेंट भी एक रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू ही है. ये रेट ऑफ रिएक्शन कब ऑब्जर्व होता है? जब सारे रिएक्टेंट जो रिएक्शन के पार्ट है उनका कंसंट्रेशन हमने यूनिटी लिया. ठीक है? अब देखो बात आती है कि ये जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म में मोस्टली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म ही ऑब्जर्व होता है. ठीक है? जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है रेट का, इसमें मोस्टली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म ऑब्जर्व होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टर्म ऑब्जर्व नहीं होता. ठीक है? बट कुछ एक एक्सेप्शनल रिएक्शंस है, एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टर्म भी आ जाता है. ठीक है? तो बट वो रेयर पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसको हम अलग ही रखेंगे. तो जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे कि जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है उसमें किसका कंसंट्रेशन टर्म अपीयर होता है? सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म अपीयर होता है. तो आप नोट कर लो, लिखो इन जनरल इन concentration dependent term, in general in concentration dependent term of rate of reaction, in general in concentration dependent term of rate of reaction, only reactant concentration term, only reactant concentration term is observed. Only reactant concentration term is observed. ठीक है? तो आप इसको जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है A plus B gives products. अगर हमने ऐसा रिएक्शन को कंसीडर किया, A plus B gives products. ठीक है? तो अगर इसका रेट कांस्टेंट K है तो यहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन ऑब्जर्व होता है, K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N. ये जो मैं रेट लिख रहा हूं ना, ये एक्सपेरिमेंटल रेट की बात कर रहा हूं. दो टाइप के रेट डिफाइंड होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल रेट होता है, एक थ्योरेटिकल रेट होता है. अच्छा, अभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ थ्योरेटिकल रेट के बारे में पढ़ोगे. ठीक है? बट मैं अभी आपको ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. समझ आया कि नहीं? तो अगर हम मान लो ये रिएक्शन थी और हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, और रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया. ये एक्सप्रेशन मिल गया. इसमें आप देख रहे हो ए के कंसंट्रेशन पे सर्टेन पावर टर्म ऑब्जर्व हो रहा है, बी के कंसंट्रेशन पे सर्टेन पावर टर्म ऑब्जर्व हो रहा है. ये जो पावर टर्म ए और बी के कंसंट्रेशन पे ऑब्जर्व हो रहा है, ये पावर टर्म एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. इसको आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते. समझा है कि नहीं? और इस पावर टर्म को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये जो CA पे पावर है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A बोला जाएगा. जो CA A के कंसंट्रेशन पे जो पावर है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A. यानी कि आप क्या बोलोगे? रिएक्टेंट A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर M है. क्लियर? उसी तरीके से B के कंसंट्रेशन पे जो पावर टर्म आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इसको आप क्या बोलोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B. समझ में है? और दोनों पावर का जो टोटल सम होगा, वो टोटल सम क्या बोला जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. समझ में है? तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? M प्लस N. रिएक्टेंट A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? M.
रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, n, लेकिन ये m और n कैसे निकलेंगे, एक्सपेरिमेंटली निकलेंगे, थियोरेटिकली नहीं निकलेंगे। बात समझ में आई? तो जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है ना, वो थियोरेटिकली नहीं निकाला जा सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली ये हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के कंसंट्रेशन में चेंज के साथ एक मिनट बेटा, अभी in general in concentration dependent term of rate of reaction only reactant concentration term, अच्छा एक, ठीक है भाई, ठीक, ओके। सोशल सर्विस चल रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बोला कि जो ऑर्डर, जैसे इनका दीक्षांत का क्वेश्चन है, क्लास में बैठे हुए दीक्षांत, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैसे तो रिएक्शन की प्रॉपर्टी है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। बात आती है प्रॉपर्टी हमें बताती क्या है। इस प्रॉपर्टी से हमें यह पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करें तो उस कंसंट्रेशन में चेंज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कितना तेजी से चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर ए का कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने फैक्टर से चेंज हो रहा है, 2 to the power m, है कि नहीं? अगर इसको हम डबल कर रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस फैक्टर से चेंज होगा, 2 to the power m फैक्टर से चेंज होगा। ठीक, अगर हम बी का कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन किस फैक्टर से चेंज होगा, अब बोलोगे हाफ टू द पावर n। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के कंसंट्रेशन में चेंज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कितना तेजी से चेंज होगा। समझ आया? और इस प्रॉपर्टी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटली। भूल करके भी ये मत बोलना कि थ्योरेटिकली, ये हमेशा कैसे डिटरमाइन की जाती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। क्लियर? मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से हम पता करेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी क्या है। तो ये तो बात हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की, जो आपको जानना चाहिए था इस लेवल पे। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है। अब हम लोग आ जाते हैं ग्राफिकल एनालिसिस पे। जो ग्राफिकल एनालिसिस हमें करनी थी उसी के लिए मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई थी, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमने ये रिएक्शन लिया है, R रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू T। क्लियर? T इज इक्वल टू 0 पे R का कंसंट्रेशन है CR0, P का कंसंट्रेशन है 0। एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, या पहले हम बात करते हैं एट सर्टेन टाइम T। एट सर्टेन टाइम T मान लो R का कंसंट्रेशन क्या है CR, P का कंसंट्रेशन क्या है CP, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ये टाइम इक्विलिब्रियम से पहले का, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मान लेते हैं भाई कि इसका कंसंट्रेशन हो गया CR इक्विलिब्रियम और इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया CP इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम यहां पे कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, या पहले हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में
कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो, दो टाइप के रेट डिफाइंड होंगे, एक फॉरवर्ड रेट होगा और दूसरा बैकवर्ड रेट होगा। फॉरवर्ड रेट किस पे डिपेंड करेगा? तो आप देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट आर है। तो फॉरवर्ड रेट किस पे डिपेंड करेगा? आर के कंसंट्रेशन। फॉरवर्ड रेट किस पे डिपेंड करेगा? आर के कंसंट्रेशन। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? पी। तो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? पी के कंसंट्रेशन पे। पी का कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रहा है? पी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है भाई, जीरो से शुरू हुआ था, सीपी इक्विलिब्रियम, मतलब ये बढ़ रहा है। और आर का कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि वो जिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है वो कंसंट्रेशन वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो वो रेट भी डिक्रीज करेगा। ठीक, जबकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो बैकवर्ड रेट क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। अब देखो, मान लो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है आर का, तो ऑब्वियसली इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू सबसे ज्यादा, इनिशियल रेट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फॉरवर्ड रेट इनिशियली सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है और वो कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जा रहा है, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट होगी और वो ऐसे धीरे धीरे करके डिक्रीज करती जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाएगा, ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पे ऐसा ही होता है। तो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इसका कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा। जब इसका कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा तो फॉरवर्ड रेट भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखो बैकवर्ड रेट के साथ क्या होगा। तो बैकवर्ड रेट किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? पी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। पी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड रेट इंक्रीज करेगा। इनिशियल वैल्यू क्या होगी बैकवर्ड रेट की? जीरो होगी, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और टाइम के साथ बढ़ेगा और फाइनली क्या होगा? फाइनली ये इंक्रीज करके, ये इंक्रीज करके इसके बराबर हो जाएगा। आई बात समझे? ध्यान देना, जब तक फॉरवर्ड रेट वेरी करेगा तब तक बैकवर्ड रेट भी वेरी करेगा। जैसे ही फॉरवर्ड रेट स्टेडी होगा, बैकवर्ड रेट भी स्टेडी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट हो जाए और बैकवर्ड रेट अभी भी चेंज हो रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों एक साथ कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और फाइनली क्या होगा? फाइनली फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पे ये वाला जो कर्व है, ये कर्व किसके किसके बीच में है भाई? ये है फॉरवर्ड रेट आरएफ अगेंस्ट टाइम। ये फॉरवर्ड रेट और टाइम के बीच में कर्व है। और ये वाला कर्व बैकवर्ड रेट और टाइम के बीच में कर्व है। ठीक है, यहां पे आप क्या देख रहे हो? यहां पे आप देख रहे हो आर एफ इज इक्वल टू आरबी। आर एफ इज इक्वल टू आरबी। तो सबसे पहले आर एफ आरबी के बराबर कब होगा? जब होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहां पे बराबर हुआ है, इसका मतलब कि ये जो टाइम है, इसी टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम।
ये ग्राफिकल एनालिसिस क्लियर हो गई आप लोगों को? डिक्रीज इन फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन बैकवर्ड रेट। देखो ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते बेटा। अनइक्वल दोनों रेट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट वैल्यूज जो है ना, वो अनइक्वल फैक्टर से वो वेरी कर सकती है। हम तो सिर्फ फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं, फाइनली ये वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। देखो मैंने ये बोला है कि यहाँ पे जो इसका डिक्रीज है और इसका इंक्रीज, मतलब इसके डिक्रीज करने का रेट और इसके इंक्रीज करने का रेट, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे। एक तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या है, ये जो है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा कि हो सकता है ये 2R गेट्स कन्वर्टेड इनटू P हो सकता है ये 2R गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3P हो। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड कर सकता है। मतलब आर के कंसंट्रेशन में अगर 2 यूनिट का चेंज होता है तो पी के कंसंट्रेशन में 3 यूनिट का चेंज होगा, अगर 2R गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3P होगा। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि फॉरवर्ड रेट जिस फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है उसी फैक्टर से बैकवर्ड रेट इंक्रीज करेगा। वो फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में कर्व। इसी तरीके से कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में भी कर्व ऑब्जर्व होता है। तो कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में कर्व। अब जब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो 3 सिचुएशन एराइज होती है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो 3 अलग अलग सिचुएशन ऑब्जर्व होती है। ठीक है, देखो फर्स्ट केस, आर का कंसंट्रेशन इनिशियली मैक्सिमम है, कितना? CR0, ठीक। और ये यहां से डिक्रीज करके मान लो ये स्टेडी हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? CR इक्विलिब्रियम के बराबर होगी। ठीक है, जब ये कांस्टेंट होगा तो किसके बराबर होगा? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक, तो यहां पे वैल्यू क्या है? CR0। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या है? CR इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अब देखो P का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या है? 0 है, और यहां से कर्व स्टार्ट होगा और मान लो कि ये इंक्रीज करके और फिर स्टेडी हो गया। ठीक, तो जहां पे ये कांस्टेंट होगा ये वैल्यू जो है किसके बराबर होगी? CP इक्विलिब्रियम के बराबर होगी। ठीक है, तो अब आप इस कर्व में क्या देख रहे हो? इस कर्व में आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम जब आएगा तो दोनों के कंसंट्रेशन क्या होंगे उस समय? कांस्टेंट। दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगे। कहां पे ये कांस्टेंट होना दिख रहा है? ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली है कि नहीं? यहां पे ये इसका कंसंट्रेशन इसके बाद कांस्टेंट है और इसका कंसंट्रेशन भी इसके बाद कांस्टेंट है। इसका मतलब हम इस टाइम को क्या बोल सकते हैं? टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन आप एक बात देख रहे हो कि यहां पे आर के कंसंट्रेशन में बहुत कम चेंज आया है। ठीक, पी के कंसंट्रेशन में भी कम चेंज आया है। इससे ये पता चलता है
कि जिस रिएक्शन के लिए हमने ये कर्व ड्रॉ किया है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन तो है, लेकिन वहां पे रिएक्शन की फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी बहुत कम है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं? अगर फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती तो फिर आर के कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज होता ना। यहां पे आप आर के कंसंट्रेशन में तो थोड़ा ही चेंज देख रहे हो, तो ये थोड़ा चेंज क्या इंडिकेट कर रहा है? ये चेंज इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन की फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी कम है। तो ऐसी रिएक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब बैकवर्ड मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इस तरीके से भी समटाइम्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो तो हम दोनों डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड एरो को हमने क्या रखा है? छोटा, और बैकवर्ड एरो को हमने क्या रखा है? बड़ा। ये छोटा और बड़ा एरो जो हम दिखा रहे हैं ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि रिएक्शन की फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा है, बट बैकवर्ड मूव करने की टेंडेंसी नहीं, फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी कम है, बट बैकवर्ड मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा है। और कई बार ऐसी रिएक्शन को हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये इररिवर्सिबल रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, P कन्वर्टेड इनटू R। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी रिएक्शन परफेक्टली इररिवर्सिबल नहीं होती। नो रिएक्शन इज परफेक्टली इररिवर्सिबल। हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिवर्सिबल कैरेक्टर होता है। इनफैक्ट अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखो, जहां पे क्या होता है, एसिड बेस से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है, लेकिन वो भी परफेक्टली इरिवर्सिबल नहीं है। उसी का एक रिवर्स प्रोसेस भी ऑब्जर्व होता है जिसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। कि आप किसी सॉल्ट को वाटर में डाल दो, जब आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हो तो क्या होता है, जो सॉल्ट के कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स वाटर के कंपोनेंट से इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करके वो एसिड और बेस बनाते हैं। आप कुछ सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट बोलते हो, कुछ सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट बोलते हो, कुछ को न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हो, ठीक है। ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर डिसाइड होता है, समझना है कि नहीं? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। अगर न्यूट्रलाइजेशन परफेक्टली इरिवर्सिबल होता तो फिर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्यों होती भाई? कुछ समझ में आया कि नहीं? जब एक रिएक्शन की 100% टेंडेंसी एक ही डायरेक्शन में जाने की है, फिर तो रिवर्स टेंडेंसी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता तो है कि आप वाटर के अंदर सॉल्ट डाल देते हो, सोल्यूशन कभी एसिडिक हो जाता है, कभी बेसिक हो जाता है, कभी न्यूट्रल भी मिलता है। समझ आया? तो ये बेसिकली वो रिवर्स रिएक्शन की वजह से होता है, जिसको हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इनफैक्ट जिसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ रिवर्सिबल कैरेक्टर होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सेंस में बताऊं तो बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन 90% एक्सटेंट तक कंप्लीट हो जाती है, 90% के आसपास, तो हम उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलने लगते हैं, जबकि उसमें भी 10% रिवर्सिबल कैरेक्टर है। समझा है कि नहीं? तो प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन उस रिएक्शन को बोला जाता है जो रिएक्शन 90% या उससे ज्यादा एक्सटेंट तक कंप्लीट होती है, ठीक है। बट उसमें भी हमें क्या दिख रहा है, 10% या उससे कम रिवर्सिबल कैरेक्टर है। तो कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपने क्या देखा, आपने ये देखा इस ग्राफ के बेसिस पे, ऐसा ग्राफ के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपसे बोलेंगे, तो आपने ग्राफ देखा, आपको क्या दिखा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बहुत थोड़ा चेंज आ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन की फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी कम है। तो या तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें या हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नहीं, वो इंक्रीज हुआ है वो तो इसलिए कि भाई प्रोडक्ट अपने आप से थोड़ी बन जाएगा, वो तो आर पे डिपेंड करता है ना, कि अब आर के ही कंसंट्रेशन में कम चेंज आया तो फिर प्रोडक्ट कहां से बन जाएगा? कोई रिएक्शन अपने आप से थोड़ी होगी, रिएक्टेंट होगा तभी तो होगी।
अच्छा अब देखो, एक केस ये हो गया, अब जरा दूसरा केस मैं बताता हूं आपको। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने कर्व ड्रॉ किया। ये है CR0, ठीक। अब R का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ और कांस्टेंट हो गया। अब देखो, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज दिख रहा है आपको, ठीक। और इधर क्या हुआ भाई, P का कंसंट्रेशन कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, यहां से ये इंक्रीज हुआ और फिर क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट दोनों कर्व एक साथ होंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये वैल्यू, ये क्या है, CP इक्विलिब्रियम, ये क्या है, CR इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां पे टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये है टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। अब इस रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, R कन्वर्टेड इनटू P, कैसे, फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्यों, कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है रिएक्टेंट के, तो फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो फॉरवर्ड एरो बड़ा हो जाएगा और बैकवर्ड एरो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भाई। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसके लिए क्या बोलोगे, दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस समझ आ रही है सबको। अब देखो, एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने कर्व ड्रॉ किया, R का कंसंट्रेशन ये डिक्रीज करके स्टेडी हो गया, ठीक। और P का कंसंट्रेशन इंक्रीज करके स्टेडी हो गया। ये बराबर भी हो सकते हैं, ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फाइनली दोनों का कंसंट्रेशन वैल्यू बहुत क्लोज है, ठीक है। ट्रू सेंस में ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप आर के कंसंट्रेशन में भी सिग्निफिकेंट चेंज देख रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन की मूव करने की टेंडेंसी मोर और लेस बराबर है। तो अब इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस है
रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब आप नोट करो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सा? ये वाला इंटरसेक्शन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉइंट पे दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है। यहां पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R का कंसंट्रेशन और P का कंसंट्रेशन बराबर है। हाँ, वो क्योंकि वो इक्विलिब्रियम नहीं आया ना उस स्टेज पे, इक्विलिब्रियम उसके बाद चल करके आया। मतलब R का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जा रहा है, P का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जा रहा है। P का कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट हुआ, R का कंसंट्रेशन मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हुआ। बीच में एक सिचुएशन ऐसी आई, उनके कंसंट्रेशन बराबर हो गए, लेकिन तभी भी रिएक्शन चलती जा रही है। तो अगर रिएक्शन चलती जा रही है, जब तक फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक इक्विलिब्रियम तो आना नहीं है। तो उस प्रोसेस में ये एक्सीड करके ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अब मालूम है ऐसा कब होगा? जैसे मान लो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट वैल्यू बहुत बड़ी है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट वैल्यू बहुत छोटी है। केएफ यहाँ पे दो रेट है ना, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक बैकवर्ड रिएक्शन है। एक रेट कांस्टेंट इसके लिए डिफाइंड होगा, एक रेट कांस्टेंट इसके लिए डिफाइंड होगा। तो अगर मान लो केएफ जो है, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो केबी से बहुत बड़ा है, तब क्या होगा? ए का बहुत कम कंसंट्रेशन अगर होगा, मतलब आर का जब बहुत कम कंसंट्रेशन होगा, तो जो रेट होगा वो केएफ इंटू सीआर होगा। और बैकवर्ड रेट क्या होगा? केपी इंटू सीपी होगा। ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूं। आरएफ क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, केएफ इंटू सीआर। और केपी क्या होगा? ये आरबी क्या होगा? केबी बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, केबी इंटू सीपी। अब मैंने बोला कि केएफ केबी से बहुत बड़ा है, इसका मतलब कि उसको, उस टर्म को छोटा रखने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म है वो वैल्यू भी तो बहुत छोटी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? कम समझ में आया होगा। आरएफ को अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये केएफ इंटू सीआर है, क्लियर? और आरबी क्या है? आरबी है केबी इंटू सीपी, सीपी, क्लियर? और हमने बोला ये इस सिचुएशन में, एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे केएफ वैल्यू बहुत बड़ी है केबी के कंपेयर में। केएफ इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ केबी। और हम इक्विलिब्रियम पे क्या चाहते हैं? एट इक्विलिब्रियम क्या चाहते हैं भाई? आरएफ आरबी के बराबर हो जाए। समझ में आया? तो आरएफ को हम आरबी के बराबर चाहते हैं, जबकि ये केएफ वैल्यू केबी से बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन ये वाला छोटा होगा ना, ये वाला कंसंट्रेशन बड़ा होगा, तब जाकर के दोनों रेट बराबर होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विलिब्रियम स्टेट can be achieved, equilibrium state can be achieved, equilibrium state can be achieved if a reversible reaction, if a reversible reaction is carried out, if a reversible reaction is carried out in closed space, if a reversible reaction is carried out in closed space, closed space मतलब closed container, closed system। समझ में आया कि नहीं? ओपन कंटेनर में अगर आप रिएक्शन को परफॉर्म करोगे ना, तो वहां पे इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश आप नहीं कर सकते, बिकॉज
वहां पे इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ भी सराउंडिंग में डिस्टरबेंस हुआ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाना है। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर ही चेंज हो गया। सराउंडिंग का टेम्परेचर को कंट्रोल करना आपके बस की बात है क्या? ऊपर वाला कंट्रोल करता है कि नहीं? लेकिन अगर एक क्लोज स्पेस हो तो वहां का टेम्परेचर तो हम आर्टिफिशियली कंट्रोल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो बोलते हैं कि अगर आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश तभी होगा जब आप किसी रिएक्शन को क्लोज्ड स्पेस में परफॉर्म करोगे। ओपन कंटेनर में परफॉर्म करोगे तो फिर ऊपर वाले की मर्जी है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो या ना हो। क्लोज स्पेस में हमारी मर्जी से भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्लियर? और देखो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें कुछ गैसेस इन्वॉल्व है, ठीक? गैसेस इन्वॉल्व है। अब एक पर्टिकुलर रिएक्शन होनी है, जब तक वो गैसियस रिएक्टेंट होगा तभी तो रिएक्शन होगी। पर अल्लाह वो गैसियस रिएक्टेंट फॉर्म हुआ, उड़ गया, रिएक्शन कहां से होगी? समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको गैसियस स्पीसीज को भी कंट्रोल करना है, उसका अमाउंट को भी कंट्रोल करना है, सारी रिएक्शन कंडीशन को कंट्रोल करना है, प्रेशर को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ भी चेंज हुआ तो फिर क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगी। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप जिस रिएक्शन को कराना चाहते हो वो रिएक्शन ना होकर के कुछ और होने लगे। क्लियर? तो इस वजह से बोल रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होगा जब हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज्ड स्पेस में परफॉर्म करेंगे। हुआ क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, chemical equilibrium is attained, chemical equilibrium is attained from either side of the reaction. Chemical equilibrium is attained from either side of the reaction. Chemical equilibrium is attained from either side of the reaction. Either side of the reaction का क्या मतलब है? चाहे आप उस रिएक्शन को रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करो या आप उस रिएक्शन को प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करो, सेम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। ठीक? क्या मतलब है इसका? जैसे देखो, अगर हम अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन लेते हैं तो अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है भाई? नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्ट करके अमोनिया बना लेता है। तो एक इक्विलिब्रियम हम इस तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर के हमने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लिया। ठीक? दूसरा इक्विलिब्रियम हम स्टैब्लिश करते हैं अमोनिया से स्टार्ट करके। अमोनिया लिया, अमोनिया को डिकम्पोज किया, अमोनिया को डिकम्पोज किया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन गया। समझ आया कि नहीं? बोल रहे कि जो इक्विलिब्रियम यहां स्टैब्लिश होगा वही इक्विलिब्रियम यहां भी स्टैब्लिश होगा। सेम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का क्या मतलब है? सेम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का क्या मतलब है? अमाउंट सेम होना या रिलेटिव अमाउंट सेम होना? अमाउंट सेम होगा या रिलेटिव अमाउंट सेम होगा? रिलेटिव अमाउंट सेम होगा। सेम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस सिचुएशन में अमोनिया और नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा, जो अमोनिया और नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन का रेशियो होगा, वही अमोनिया और नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन का रेशियो यहां भी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? अमाउंट थोड़ी सेम हो जाएगा भाई, अमाउंट तो डिपेंड करता है। हो सकता हो आपने यहाँ पे जो अमोनिया का अमाउंट जो फॉर्म हुआ हो वो कम फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपने ज्यादा ले लिया हो। तो इसलिए जो है यहां पे हम बोलते हैं कि जो रिलेटिव अमाउंट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो सेम होगा। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया का मान लो रिलेटिव रेशियो 2:1 है, 2 मोल इसका 1 मोल इसका इक्विलिब्रियम पे, तो यहां भी अमोनिया और नाइट्रोजन का जो मोल रेशियो होगा वो 2:1 होगा।
कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम को हम किसी भी साइड से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, चाहे तो अब रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करें या प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करके हम उस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अर्लियर, chemical equilibrium is attained earlier, chemical equilibrium is attained earlier by using a catalyst, by using a catalyst. However, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, chemical equilibrium is attained earlier by using a catalyst. However, the presence of catalyst, however, the presence of catalyst does not alter the equilibrium state. However, the presence of catalyst does not alter the equilibrium state. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोला जा रहा है यहां पे? बोल रहा है कि एक रिएक्शन को एक बार हम कैटलिस्ट की एब्सेंस में परफॉर्म करते हैं, ठीक, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, दोबारा उसी रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं और इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि कैटलिस्ट की एब्सेंस में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेटिव अमाउंट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेटिव अमाउंट को कंपेयर करना, क्या मिलेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट का रेशियो क्या होगा? सेम रहेगा भाई। फिर चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ इक्विलिब्रियम टाइम। कैटलिस्ट की एब्सेंस में मान लो कि इक्विलिब्रियम जो है वो 4 घंटे में एस्टैब्लिश हुआ, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वही इक्विलिब्रियम 5 मिनट में एस्टैब्लिश हो सकता है। समझ आया कि नहीं? क्योंकि कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट बेसिकली दोनों रिएक्शन रेट को स्पीड अप कर देता है। फॉरवर्ड रेट की स्पीड भी बढ़ा देता है और बैकवर्ड रेट की स्पीड भी बढ़ा देता है बाय सेम फैक्टर। जिस फैक्टर से वो फॉरवर्ड रेट को स्पीड अप करता है, उसी फैक्टर से वो बैकवर्ड रेट को स्पीड अप करता है। जैसे मान लो, ठीक है, एक बंदा चंडीगढ़ से कार लेकर के दिल्ली की तरफ जा रहा है, ठीक, और दूसरा बंदा दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ कार लेकर के आ रहा है। दोनों ने अपने कार की स्पीड जो है वो मान लो एक ने 70 किलोमीटर पर आवर रखी हुई है और दूसरे ने 90 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। चंडीगढ़ वाले ने 70 किलो, वहां रूल रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, थोड़ा सा भी गड़बड़ करते तो प्रॉब्लम आती है, तो उसने 70 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड रखी हुई है। और जो दिल्ली से आ रहा है उसने 90 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड रखी हुई, ठीक है। और फिर वो वहां से आके कहीं बीच में मिलते होंगे और एक दूसरे को क्रॉस करते होंगे, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट कहां होगा? पानीपत की लड़ाई लड़ी है। नेचुरल सी बात है कि वो मिड पॉइंट करनाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करनाल से दिल्ली की जो डिस्टेंस है लगभग वही डिस्टेंस करनाल से चंडीगढ़ की भी है। मतलब करनाल जो है वो मिड पॉइंट है बिटवीन चंडीगढ़ एंड दिल्ली। आई बात समझ में? चंडीगढ़ की तरफ से जो आ रहा है वो तो स्लो आ रहा है, दिल्ली की तरफ जो आ रहा है वो फास्ट आ रहा है। तो दिल्ली वाला तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा ना, कुरुक्षेत्र में मिलने के चांसेस है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब हमने क्या किया, दोनों की स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, 1.2 टाइम्स दोनों की स्पीड बढ़ा दी। वो 70 किलोमीटर पर आवर वाला अब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा।
ठीक, और इधर 90 किलोमीटर पर आवर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा, क्या होगा भाई? अगेन मीटिंग पॉइंट सेम होगा, लेकिन जल्दी मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? यही होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में भी यही होता है। बात समझ में आई? तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। ऐसा थोड़ी है कि कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी होती है। सिर्फ कैटलिस्ट का काम यह होता है कि वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, दोनों रिएक्शन का रेट को बढ़ा के टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम को कम कर देता है। ठीक, तो यहां पे फटाफट कुछ पॉइंट्स और लिखो कैटलिस्ट के बारे में। लिखो, इसी में लिखवा रहा हूं, इसी पॉइंट में लिखवा रहा हूं। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बता रहा हूं, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट बता रहा हूं। तो नोट करो, a catalyst never initiate a chemical reaction. A catalyst never initiate a chemical reaction. A catalyst never initiate a chemical equilibrium. दूसरा पॉइंट लिखो, catalyst always changes the time of equilibrium. Catalyst always changes the time of equilibrium. अच्छा, कैटलिस्ट का मतलब ना हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। ठीक, कई बार लोग नेगेटिव कैटलिस्ट की भी बात करने लगते हैं। कैटलिस्ट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक, पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या? जो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है वो कैटलिस्ट है। जो रिएक्शन रेट को डिक्रीज करता है वो कैटलिस्ट नहीं है, वो उसको बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं उसको? इनहिबिटर बोलते हैं, उसको कैटलिस्ट नहीं बोला जाता। लोग ऐसे ही बोल देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। तो जब मैं कैटलिस्ट की बात करूं तो हमेशा ये समझो कि वो रिएक्शन रेट को बढ़ाने वाला सब्सटेंस है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम टाइम को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा भाई? डिक्रीज करेगा। ठीक है, लिख लो, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, इनहिबिटर की स्पेलिंग पूछ रहे हो? इनहिबिटर होता है INHIBITOR, इनहिबिटर। INHIBITOR, इनहिबिट करना, रोकना। ठीक है, अच्छा कुछ और पॉइंट लिखो फटाफट। अ कैटलिस्ट डू नॉट मेक a catalyst do not make a non-spontaneous reaction spontaneous. A catalyst do not make a non-spontaneous reaction spontaneous. ठीक है भाई, क्या बोला जा रहा है कि ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो कि जिसको कैटलिस्ट, जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो बट कैटलिस्ट को यूज करने पे स्पॉन्टेनियस हो जाए। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी होगा और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कैटलिस्ट की एब्सेंस में डेल्टा जी पॉजिटिव हो और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नेगेटिव हो जाए। समझ में आया कि नहीं? और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कैटलिस्ट कभी डेल्टा जी को, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को अफेक्ट ही नहीं करता। लिख लो, because catalysts do not affect the Gibbs free energy change of the reaction. The Gibbs free energy change of the reaction.
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री का हर स्टेटमेंट में कुछ एक्सेप्शन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा, ठीक है? क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में? आयरन जो है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, मतलब ऑक्सीजन, उसके साथ कंबाइन करके अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है? जो रेड कलर्ड या ब्राउन कलर्ड ऑक्साइड होता है, इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक? तो ये जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग हमेशा मॉइस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। कैसा ऑक्सीजन? मॉइस्ट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो रस्टिंग होगी, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। और जो मॉइस्चर वहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं, वो मॉइस्चर लास्ट में रीजनरेट हो जाता है। आप जो आयरन रस्ट लिखते हो ना, आयरन रस्ट, वो क्या होता है? Fe2O3.XH2O। ये H2O जो आप कंसीडर कर रहे हो, ये वो वाटर होता है जो रिएक्शन में टेम्पररी यूटिलाइज होता है, क्लियर? लेकिन बाद में ये अलग हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वहां पे कैटलिस्ट है, और जब वो कैटलिस्ट होता है तभी रस्टिंग होती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? वाटर जो है कैटलिस्ट है। क्यों कैटलिस्ट है? क्योंकि ये वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के एंड में रीजनरेट हो रहा है। यही तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के एंड में रीजनरेट हो जाता है, ठीक? तो क्योंकि वो रिएक्शन के एंड में रीजनरेट हो रहा है, इसलिए कैटलिस्ट है, और जब वो है तभी रिएक्शन हो रही है, नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो रही। ये सिर्फ प्रैक्टिकल सेंस में बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ड्राई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रस्टिंग होती है, लेकिन रेट इतना स्लो होता है कि हमें लगता है कि रस्टिंग हो ही नहीं रही। समझ में आया कि नहीं? कैटलिस्ट क्या करता है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट को एक सिग्निफिकेंट फैक्टर से चेंज कर देता है, तो मतलब हमें चेंज दिखने लगता है। अदरवाइज वही रिएक्शन इतनी स्लो होगी कि आप देख करके बोर हो जाओगे, आप वहां से भाग जाओगे, यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक? तो हमेशा ये समझ लो कि चाहे कोई भी रिएक्शन हो, डेल्टा जी फैक्टर जो है उसको कैटलिस्ट नहीं चेंज कर सकता। कैटलिस्ट इवन रिएक्शन का डेल्टा एच को भी चेंज नहीं करता है। इस बात को भी लिखो, ये सारे स्टेटमेंट जो बता रहा हूं ना, सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिख लो, अ कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट, अ कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट, अ कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट the change in enthalpy of the reaction, the change in enthalpy of the reaction. A catalyst do not affect the change in enthalpy of the reaction. मतलब कैटलिस्ट न तो डेल्टा जी को चेंज करता है, न डेल्टा एच को चेंज करता है, तो फिर कैटलिस्ट करता क्या है भाई? क्या जादू कर देता है कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों इंक्रीज कर जाते हैं? कुछ तो करता होगा। बेसिकली क्या होता है ना, हर रिएक्शन का एक एनर्जी पाथ होता है, ठीक? थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है आगे। कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड करती है तो रिएक्शन का एक एनर्जी पाथ होता है जिसको हम एनर्जी प्रोफाइल बोलते हैं। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन, ठीक? अब जरा देखो एनर्जी प्रोफाइल क्या है। मान लो हम इस रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, आर कन्वर्टेड इनटू पी। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसा है? हमने ये ज्यूम कर लिया कि ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक, ठीक है? रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा होता है। एनर्जी प्रोफाइल इज अ कर्व बिटवीन
एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी प्रोफाइल? व्हाट इज एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन? तो बोल रहा है इट इज अ कर्व बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है, एनर्जी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसको जो कर्व बताता है उसको एनर्जी प्रोफाइल बोलते हैं। प्रोफाइल का मतलब समझते हो ना? प्रोफाइल बायोडेटा होता है, तो रिएक्शन का ये बायोडेटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है ये रिएक्शन के बारे में। तो जो एनर्जी प्रोफाइल होता है रिएक्शन का, वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा प्रोफाइल होता है। अभी हम यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसा कर्व होगा, मतलब स्टार्टिंग में एनर्जी वैल्यू कम रहेगी, वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज करके एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करती है, और फिर वहां से क्या होता है, वो डिक्रीज करके एक लोअर वैल्यू को एक्वायर करती है। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं डेल्टा एच बताने के लिए हम क्या देखते हैं? सिर्फ स्टार्टिंग एनर्जी वैल्यू क्या है और फाइनल एनर्जी वैल्यू क्या है। स्टार्टिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बेसिस पे हम बताते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर? तो यहां पे देखो, ये जो एनर्जी वैल्यू है इसको आप क्या बोलोगे? ई आर, क्योंकि स्टार्ट आपने किससे किया है? आर से किया है, तो जो भी एनर्जी होगी वो किसकी एनर्जी होगी? आर की एनर्जी होगी ना। आप उसको आर की इंथैल्पी भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आर के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है उसी की तो हम बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी स्टोर्ड, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में वो इंथैल्पी है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में वो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया बेटा? एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच रिएक्शन। ये डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच रिएक्शन। और ये किसके बराबर होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। क्या दिख रहा है ये डिफरेंस? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव दिख रहा है ना भाई। पी की एनर्जी ज्यादा, आर की एनर्जी कम, तो इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब बात आती है ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये वाला पॉइंट बोलते हैं, ये बता रहा है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। इस पॉइंट को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर। ठीक है, बैरियर क्यों बोल रहे हैं? बैरियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आर को पी में कन्वर्ट होना है तो आर को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आर इस बैरियर को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखता है तो पी में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझा है कि नहीं? जैसे वो बोलता है ना, वो हाई जंप एक इवेंट होता है, गेम होता है हाई जंप, तो उसमें एक बार जो है लगा देते हैं, प्लेयर दूर दूर से दौड़ करके आता है और उसको क्रॉस करता है। अगर वो बार नीचे होगा, मान लो 2 फीट पे रख दिया, हर कोई जो है उसको क्रॉस कर जाएगा, हर कोई क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक, अब उसको हमने इंक्रीज करके 3 फीट कर दिया तो क्वालिफाई करने वाले लोगों का नंबर कम हो जाएगा, और बढ़ा दिया 4 फीट कर दिया तो बहुत तेजी से वो नंबर डिक्रीज करेगा। 5 फीट कर दिया तो फिर तो अपने कंट्री का जो है मतलब जो रिप्रेजेंट करेगा वही क्रॉस कर पाएगा। उसमें 2 इंच और बढ़ा दिया, पता चला ओलंपिक का क्वालिफिकेशन है, और 2 इंच और बढ़ा दे तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। समझा है कि नहीं? तो यहां पे वैसे ही एक बैरियर है। ये बैरियर जो है डिसाइड करेगा
कि कितने लोग इसको क्रॉस कर पाएंगे। बैरियर ऊंचा होगा, कम लोग क्रॉस कर पाएंगे। बैरियर नीचे होगा, ज्यादा लोग क्रॉस कर पाएंगे। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली इसी बैरियर को ऊपर नीचे करता है। समझ आया कि नहीं? कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के लिए एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी पाथ दे देता है। वही रिएक्शन, अनकैटलाइज रिएक्शन, जिस एनर्जी पाथ को फॉलो करती है, कैटलाइज रिएक्शन उससे डिफरेंट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? जैसे मान लो ये अनकैटलाइज पाथ, तो कैटलाइज पाथ इसी का कुछ चेंज होकर के ऐसा हो सकता है। समझ में आया क्या हुआ? बैरियर नीचे आ गया। बैरियर नीचे आया, इसका मतलब ज्यादा लोग बैरियर को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। रिएक्शन तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी आरपी में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक? और इनहिबिटर क्या करता है मालूम है? इसका उल्टा काम करता है। इनहिबिटर इसी बैरियर को ऊपर करता है, स्लो कर देता है। ये है कहानी। तो ये एनर्जी प्रोफाइल बोली जाती है। एक इंफॉर्मेशन और बता देता हूं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे देखो, ये जो एनर्जी बैरियर है ना, एनर्जी बैरियर की जो एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस। ठीक? थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक? उसी तरीके से यहां पे जो डिफरेंस आप देख रहे हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है? तो डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा बेटा? एक तो आप लिख सकते हो इसको ईपी माइनस ईआर, और इसको क्या लिख सकते हो? ई ए एफ माइनस ई ए बी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आप इस कर्व को देख करके क्या समझ रहे हो? क्या क्या कैटलिस्ट एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर रहा है? क्या कैटलिस्ट एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या कैटलिस्ट एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। स्टार्टिंग एनर्जी लेवल और फाइनल एनर्जी लेवल तो सेम है ना। चेंज कहां हुआ? बीच में चेंज हुआ। क्लियर? तो कैटलिस्ट जो है ना तो एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर रहा है, ना एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करेगा? डेल्टा एच रिएक्शन नहीं चेंज होती। क्या चेंज करता है कैटलिस्ट? थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को नीचे लाता है। आप बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी, बाद में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होकर के ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है कैटलिस्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही बेटा?
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट में 2 पॉइंट और लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो chemical equilibrium is dynamic in nature. Chemical equilibrium is dynamic in nature because chemical equilibrium is dynamic in nature because at equilibrium state reaction does not stop completely. At equilibrium state reaction does not stop completely. Reaction does not stop completely, but both forward and backward reaction proceed with equal rate. Both forward and backward reaction proceed with equal rate. ठीक है, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है, क्योंकि इस स्टेज पे रिएक्शन रुकती नहीं है, बल्कि रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल रेट से प्रोसीड कर रही होती है। इसलिए हमें नेट कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलता, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि रिएक्शन रुक गई, बट एक्चुअल में रिएक्शन चल रही होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, लिखो चेंज ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, addition of inert gas, etc., addition of inert gas, etc., may results, मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, change of pressure, temperature, concentration, volume of container, addition of inert gas, etc., may results in shift of equilibrium, may results in shift of equilibrium in one direction, may results in shift of equilibrium in one direction, may results in shift of equilibrium in one direction. ठीक है, तो अगर इनको आप चेंज कर रहे हो, किनको चेंज कर रहे हो? प्रेशर को चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। मे की बात की जा रही है, जरूरी नहीं कि हमेशा शिफ्ट हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो गया। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वो चेंज हो गया। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया, प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, बेसिकली एक फैक्टर ऐसा है जो कि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट इसलिए कराता है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल देता है। ये जो फैक्टर्स मैंने लिखवाए, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस,
इसमें से एक फैक्टर ऐसा है जो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता है और उसके बदलने की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज आता है, और बाकी फैक्टर्स जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलते, बल्कि वो सीधे सीधे इक्विलिब्रियम स्टेट को बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता है? बोलते हैं कि टेम्परेचर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता है। जब आप टेम्परेचर बदलोगे तो टेम्परेचर क्या करेगा? रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसको बदल देता है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है इसलिए रिलेटिव अमाउंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है वो चेंज हो जाता है। जबकि बाकी फैक्टर्स क्या करते हैं? बाकी फैक्टर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलते, बल्कि वो रिलेटिव अमाउंट को सीधे बदल देते हैं। अभी आपको यही नहीं पता कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बताओ, फिर इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप फिलहाल नोट में लिख लो। लिखो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, by changing temperature, by changing temperature, equilibrium constant of the reaction, by changing temperature, equilibrium constant of the reaction always changes. By changing temperature, equilibrium constant of the reaction always changes. ठीक है, तो अब ये समझ लेना बेटा, जैसे मान लो सेम रिएक्शन है, ठीक, सेम रिएक्शन है, आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन लिया और उस कंसंट्रेशन से रिएक्शन को स्टार्ट किया, फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया। वही रिएक्शन आप कंसिडर कर रहे हो, अब आपने रिएक्टेंट का कुछ और कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में लिया, पहले से डिफरेंट, फिर इक्विलिब्रियम आपने एस्टैब्लिश किया। दोनों ही रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सेम होगा अगर दोनों रिएक्शन, मतलब दोनों ही रिएक्शन को सेम टेम्परेचर पे परफॉर्म किया। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया बना रहे, ठीक है, पहली बार हमने टेम्परेचर लिया है मान लो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमने मान लो 1 मोलर और 2 मोलर लिया। अगली बार हम वही रिएक्शन को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम मोल अब ले रहे हैं 1.5 मोल एंड 2.5 मोल। क्लियर? तो अब देखो क्या होगा, जब दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ना, तो दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम है। अगर टेम्परेचर सेम है, रिएक्शन आपने फिक्स रखी हुई है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फिक्स रहेगा। टेम्परेचर बदल दिया आपने तो सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन बदल सकता है? सिर्फ टेम्परेचर बदल सकता है, कोई दूसरा फैक्टर बदल नहीं सकता। तो अब बात आती है, ये तो हो गई इक्विलिब्रियम स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक। अब बात आती है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए हमें एक लॉ को समझना पड़ेगा जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अक्सर स्कूल एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? लिखो, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुल्डबर्ग। नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। गैसेस स्टेट में एक रूल बताया था जिसको गुल्डबर्ग्स रूल बोलते हैं।
क्या होता है गुल्डबर्ग्स रूल? गुल्डबर्ग्स रूल क्या है? Boiling point is approximately equal to 2/3 of critical temperature. क्या है गुल्डबर्ग्स रूल? Boiling point of a liquid is approximately equal to 2/3 of its critical temperature. इसको गुल्डबर्ग्स रूल बोलते हैं. ये है गुल्डबर्ग्स रूल. So this law was introduced by Guldberg and Waage, WAAGE. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके इस लॉ को डिफाइन किया. बेसिकली ये लॉ हमें थियोरेटिकल रिएक्शन रेट के बारे में बताता है. किसके बारे में? थियोरेटिकल रिएक्शन रेट. मैं पहले जो बात कर रहा था जिसमें ऑर्डर टर्म आया था वो क्या था? एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन रेट. ठीक, ये हमें क्या बताता है? थियोरेटिकल रिएक्शन रेट के बारे में बताता है. लिखो स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, rate of a chemical reaction, according to this law, rate of a chemical reaction, rate of a chemical reaction is directly proportional to rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses, the product of active masses, the product of active masses of the reactant involved during the reaction. Rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant involved during the reaction. Clear? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. अब जैसे देखो बेटा, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक रिएक्शन को, मान लो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD. ठीक है, मान लो ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है. ये सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट. अब देखो यहां पे स्मॉल a, ये रिएक्टेंट A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्मॉल b रिएक्टेंट B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. ऐसे स्मॉल c प्रोडक्ट C का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और स्मॉल d प्रोडक्ट D का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ठीक है भाई. अब आगे देखो, अगर मान लेते हैं कि इस रिएक्टेंट का एक्टिव मास A है. एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास नेम से आप क्या समझ रहे हो? आप ये बोल सकते हो कि किसी भी रिएक्टेंट का वो अमाउंट जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. जरूरी थोड़ी है कि आप जितना अमाउंट ले लो वो सारा का सारा अमाउंट रिएक्शन में कन्वर्ट ही हो, है कि नहीं? जैसे मान लो कि आपने इसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए A का 1 मोल लिया है. क्या जरूरी है कि A का पूरा 1 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए? हो सकता आप अंडर एक्सट्रीम कंडीशन की भी बात करो, अंडर एक्सट्रीम कंडीशन भी A का 0.95 मोल ही कन्वर्ट होता हो, 0.05 मोल कन्वर्ट ही ना होता हो. तो जो अमाउंट
रिएक्शन में किसी भी कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो तो हमारे लिए पैसिव अमाउंट है ना, क्या वो एक्टिव अमाउंट है? एक्टिव अमाउंट हमारे लिए कितना है? 1 मोल नहीं है, एक्टिव अमाउंट 0.95 मोल है। अब बात आती है कि वो पैसिविटी आई क्यों? अलग अलग वजह से हो सकता है। जैसे आपने जो सैंपल लिया वो इम्प्योर सैंपल हो, भाई आपने तो ये समझ करके लिया कि ये प्योर ए है, लेकिन वो प्योर ए है ही नहीं, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी। ये तो नेचुरल लॉ है, नेचर में कुछ भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। इंप्योरिटी का एग्जिस्ट करना ये नॉर्मल सी बात है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 100% प्योर ए तो नहीं पाओगे, ठीक? तो सैंपल में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होगी, और जो इंप्योरिटी होगी वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब वो अमाउंट इनर्ट है। समझ आया? तो एक तो एक्टिव मास थ्योरेटिकल अमाउंट से क्यों डिफर कर रहा है, उसकी एक वजह है इंप्योरिटी का होना। एक वजह और होती है क्या? हर रिएक्शन में कुछ न कुछ रिवर्सिबल कैरेक्टर है। कोई भी रिएक्शन ले लो, हर रिएक्शन में कुछ न कुछ रिवर्सिबल कैरेक्टर है। रिवर्सिबल कैरेक्टर है तो आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, रिएक्शन 100% एक्सटेंट तक तो कंप्लीट होगी ही नहीं। और जब रिएक्शन 100% एक्सटेंट तक कंप्लीट नहीं होगी, तो इवन 100% प्योर सैंपल भी हो, तब भी उसका कुछ न कुछ अमाउंट तो लास्ट में बच ही जाना है। अरे समझ में आया कि नहीं? उसकी वजह से भी कुछ अमाउंट इनर्ट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। समझ में आया? तो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास रिएक्टेंट का वो अमाउंट होता है जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर? तो इसीलिए उसको एक्टिव मास बोलते हैं। थियोरेटिकली हम बोलते हैं एक्टिव मास उसके कंसंट्रेशन के बराबर है। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने लिया वही एक्टिव मास होता है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली एक्टिव मास कंसंट्रेशन से स्लाइटली डिफर करता है। और इस बात को समझने के लिए एक टर्म को डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है? कि जैसे बोलता है कि एक रिएक्टेंट का एक्टिविटी कोफिशिएंट 0.93 है। 0.93 है, इसका मतलब क्या? उसका सिर्फ 93% अमाउंट ही एक्टिव है, बाकी अमाउंट पैसिव। तो आपने 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया है तो उसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा? 0.93 मोलर। आया समझ में? अब ये सब मैं आपको बता रहा हूं, ये सब ऐसी बातें हैं, लोग किताबों में लिखा होता है पढ़ लेते हैं, कभी उसको जानने की भी कोशिश नहीं करते, बस ऐसा ही होता है। वो ब्रह्मा जी आए थे, उन्होंने वो किताब में लिख दिया, तो भाई ब्रह्म लेखनी है तो कौन बदलेगा उसको? मानना ही पड़ेगा। जब आप सब कुछ समझ करके चलोगे तो आपको चैप्टर में इंटरेस्ट भी आएगा, और अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाते हैं तो आप नहीं घूमोगे। तो रिएक्टेंट ए का एक्टिव मास हमने बोला, मान लो ए है, ऐसे ही रिएक्टेंट बी का एक्टिव मास ए बी है, ठीक? प्रोडक्ट सी का एक्टिव मास ए सी है, प्रोडक्ट डी का एक्टिव मास ए डी है, ठीक है? अब पहले तो इसका मतलब समझो, ए का क्या मतलब है? ए का मतलब ये है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए कितनी बार? ए टाइम्स, प्लस बी प्लस बी कितने बार? बी टाइम्स, गिव्स क्या लिख सकते हैं? सी प्लस सी कितनी बार? सी टाइम्स, प्लस डी प्लस डी कितनी बार? डी टाइम्स। पहले तो इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है? ये एक्टिव मास है रिएक्टेंट ए का, इसका मतलब कि इसका भी एक्टिव मास ए है, इसका भी एक्टिव मास ए है, इसका भी एक्टिव मास ए है, जितने भी ए है सबका एक्टिव मास वही है, ठीक? इसी तरीके से इसका एक्टिव मास अगर ए बी है
तो इसका भी ए बी होगा, सारे बी का यही होगा। ऐसे ही इधर अगर सी का एक्टिव मास एसी है तो सारे सी के लिए यही एक्टिव मास होगा, और उसी तरीके से सारे डी के लिए एक्टिव मास एडी होगा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? मान लो फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ की बात करते हैं। तो आर एफ क्या है? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पढ़ो स्टेटमेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या लिखा? rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of all reactants involved। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। ठीक, तो आप इसको क्या लिखोगे? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ ए। कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे भाई? ए टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखोगे? एक्टिव मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ बी। कितनी बार? कितनी बार? जितनी बार वो अपीयर हो रहा है, डी टाइम्स। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए। एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए, क्योंकि ए को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? ए बार मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाइड बाय यहां से देखो एक्टिव मास ऑफ बी को बी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो टू द पावर बी। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं? अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये आ जाता है एक कांस्टेंट टर्म, क्या है? केएफ। इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। बस बस क्लास खत्म हो रही। ये आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसी तरीके से आप रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आरबी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा? केबी। ठीक है, केबी इंटू अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेड सी और डी है ना, तो क्या लिखोगे? एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी। ठीक है, और फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? दोनों रेट बराबर आर एफ इज इक्वल टू आर बी, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब इसको अगली क्लास में देखेंगे।